नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और बिहार में मतगणना जारी है, रुझान आ रहे हैं जिसमें एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जब स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, 190 के आसपास जा रहे हैं। बाद में प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन के पहलू आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए गठबंधन 200 के पार चला जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शशि भाई मौजूद है। शशि भाई, आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दर्शकों को थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं, क्योंकि मोटे तौर पर जो है जनता दल यूनाइटेड अब बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। और चुनाव आयोग का जो सीटों का जो विश्लेषण आ गया, 236 सीटों का, जनता दल यूनाइटेड 82 के साथ आगे, भारतीय जनता पार्टी 77 को लेकर दूसरे नंबर पर, राष्ट्रीय जनता दल 35, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 21 सीटों पर, कांग्रेस चिराग पासवान से भी नीचे चली गई है, सीपीआई माले 4 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4। लेकिन दो चीजों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक बड़ा अच्छा एक मैसेज फ्लोट किया जा रहा है, और ये मैसेज जो है वो सरकार की तरफ से फ्लोट किया जा रहा है। बल्कि मैं अगर सीधे सीधे कहूं शशि भाई, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फ्लोट किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो ये मैसेज फैलाया गया है, मैं जरा खोल लेता हूं। देखिए क्या भेजा गया है। Have the total votes polled by Jan Swaraj Party in entire Bihar exceed the number of interviews given by प्रशांत किशोर in last 3 months। यानी पिछले 3 महीनों में प्रशांत किशोर ने जितने इंटरव्यू दिए हैं, तमाम सोशल मीडिया, यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, मैगजीन, क्या जन स्वराज को इतने भी वोट मिलने जा रहे हैं क्या? ये खबर फैलाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, प्रशांत किशोर बहुत पहले, जब मैं स्पष्ट मान रहा हूं और कहता आ रहा हूं कि दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही वो एक्सपोज होते चले गए। वरना मुझे लगता है कि उनका वोट जिस तरह से उपचुनाव में 10-11% था, वो इस चुनाव में भले सीटें जो भी आती, कुछ सीटें आती भी और 10-12% वोट उनका होता, लेकिन दूसरा लिस्ट जारी करते ही जिस तरह से वो एक्सपोज होना शुरू हुए, वो एक ऐसा सिलसिला चल निकला कि लास्ट आवर आते आते उन्होंने खुद को ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया। मीडिया को जरूरत भी नहीं पड़ी कि उन्हें एक्सपोज करें। और नहीं, बड़बोलापन, नेता अक्कड़पन। का मैदान छोड़कर जाना, कई पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो गुस्सा जाते थे। प्रशांत किशोर का मैदान छोड़कर जाना, कई सारे कारण तो होंगे, लेकिन क्या प्रशांत किशोर का मैदान छोड़कर जाना एक बड़ी वजह थी इतनी नहीं, शर्मनाक हार की? नहीं, नहीं संतोष भाई, अगर कोई नेता अकेला चेहरा है किसी पार्टी का और वो चुनाव नहीं लड़ता है, जैसे नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह नहीं हो सकती है इतने पुअर परफॉर्मेंस का। वो एक कारण हो सकता है लोगों में मैसेज फैलाने का, र्यूमर फैलाने का, बट ये एक अच्छा बचाव है, डिफेंस है कि चूंकि मैं अकेला फेस हूँ, अकेला नेता हूँ। वो है भी सेकेंड लाइन का नेता, उनके पास कोई है नहीं। इवन फर्स्ट लाइन में भी उनके अलावा कोई नेता नहीं है। ये तो उन्हीं की तो गलती है। एग्जैक्टली है, ये तो उस नेता की ही गलती है जिसने सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन का नेता नहीं बनाया। ये गलती आजकल बड़े बड़े लीडर करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये गलती अच्छा। की, हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज को सुधारा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही जन स्वराज पार्टी के इस हालात के लिए, वो ये रही कि जन स्वराज के सुप्रीमो ने अपने अक्खड़पन, अपने बड़बोलापन और अपने गलत स्ट्रैटेजी, गलत नीति, देखिए पहली उनकी गलत नीति यही थी कि पर विधानसभा से उन्होंने 6-7 कैंडिडेट से पर्चे भरवा लिए थे उम्मीदवारी के। इस पर हम लोगों ने बात भी की थी, शायद आपको याद हो। और बिल्कुल। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन, देखिए, उस 6-7 कई ऐसी सीटें हैं जहां उन 6-7 में से भी किसी को टिकट नहीं मिला, पैरासूट ले आए, पैराशूट ले भाजपा आए। के लोगों को और ले आए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप बदलाव के प्रतीक बनते हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं का सहारा होता है, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का सहारा होता है। एक सवाल, उन्होंने अपने बड़बोलेपन में ये कह दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या इतनी शर्मनाक हार, प्रशांत किशोर अपने बयान का सम्मान करते हुए राजनीति छोड़ देंगे, या अपने गुरु नरेंद्र मोदी के स्टाइल में करते हुए कहेंगे कि छोड़ो यार, बोल दिया, कौन हमें पूछने आ रहा है, कौन बताने आ रहा है? उसी बेशर्मी से राजनीति करते रहेंगे इस प्रशांत पर किशोर आगे, या इस उनकी पर राजनीतिक पारी का अंत है?
ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो राजनीति न छोड़े, वो यहाँ रहे, राजनीति को सीखे, क ख ग क्या होता है राजनीति का। और मैं तो ये कहूंगा संतोष भाई, गुजारिश करूंगा आपसे कि इस पूरे बयानबाजी और भगोलेपन के बाद आप ये तो कह ही सकते हैं कि शशि शेखर की रणनीति और भविष्यवाणी प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल। और ये नतीजे बताएंगे कि 135 सीटों पर लड़कर पिछली बार 5.66% वोट हासिल किया था चिराग पासवान ने। इस बार 200 से ज्यादा सीटों पर लड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी कितने प्रतिशत वोट हासिल कर पाती है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प, चूंकि नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं, मेरे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के रूप में शायद रिपीट ना हो, तो कई सारे नेता, कई सारे नए दावेदार बनेंगे। नित्यानंद राय यादव, हालांकि सरनेम उन्होंने हटा दिया, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी एमओएस होम है, अमित शाह के डिप्टी है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके ऊपर भी एक दाग लग गया। आप पारो की विधानसभा सीट बीजेपी लगातार कई वर्षों से जीत रही थी, कई चुनाव जीत रही थी, और वहां से अशोक कुमार सिंह, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि वो चुनाव जीत रहे थे। इस बार नित्यानंद राय ने वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में दे दी। उनको पता था कि बीजेपी से जो लगातार जीत रहे हैं वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के खाते में दे दी। कहने वाले यहां तक आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से जो उनके जो उम्मीदवार थे वो शायद उपेंद्र नित्यानंद राय के नित्यानंद करीबी है, या शायद कोई रिश्तेदार भी है। तो वहां वही हुआ जो वहां से ग्राउंड जीरो से जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि वोट बट गया बीजेपी के बागी उम्मीदवार में, और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उनमें, और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शंकर प्रसाद 4,883 वोटों से आगे चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से, और इसमें 3,737 वोट जो है वो अशोक कुमार सिंह लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कम ज्यादा हो रहा था, अभी थोड़ा सा और इससे पहले के राउंड में अशोक कुमार सिंह बहुत ज्यादा वोट लेते हुए नजर आ रहे थे, हराने के बड़े कारण बन रहे थे। तो क्या ये नित्यानंद राय को डेड करेगा? क्योंकि आप इतनी बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं, और जब आपको बड़ा पद मिलने की उम्मीद थी, तो जो सीट आपने गठबंधन के खाते में दे दी, वो भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो एक एक चीज को देखते हैं। तो ये नित्यानंद राय की राजनीति के लिए बड़ी दिक्कत भरे दिन एक तरह से शुरू हो गए हैं। देखिए, ये इंटायरली बीजेपी का इंटरनल मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि इतनी छोटी चीज के लिए इतने बड़े जीत के जश्न को ये लोग खराब नहीं करना चाहेंगे। लास्ट टाइम भी हम और आप जब डिस्कस कर रहे थे कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो ये बात हुई थी कि इस बार नीतीश कुमार बहुत आसानी से नहीं मान जाएंगे कि आप किसी को डिप्टी सीएम बना दें। वो थोड़ी मतलब वो अपने तौर पर कुछ सजेशंस जरूर देंगे। वो सजेशंस यही हो, देखिए कुल मिला के बात ये है कि ये चुनाव परिणाम नीतीश कुमार के लिए एक फेयरवेल इलेक्शन की तरह है, महिलाओं की तरफ से एक गिफ्ट है नीतीश कुमार के लिए कि आपने 20 साल हमारे लिए जो किया, हम उसके बदले में आपको एक थैंक यू गिफ्ट दे रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप 2005 वाले नीतीश कुमार के तौर पर अंतिम 5 साल को गुजारें। तो नीतीश कुमार के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि उन्होंने जो शुरुआत की, बीच में जो वो थोड़ा बहुत लड़खड़ाए, अंत में वो सब अच्छा करे। कहावत है, अंत भला तो सब भला। और ये कोई याद नहीं रखता कि आप कहां से शुरू किए, सब ये याद रखते हैं कि आप कहां खत्म कर रहे हैं। नीतीश कुमार सब चीजों को बहुत अच्छे तरह से चाहेंगे अपने तौर पर एक सम अप करने का। और बिहार के मतदाताओं ने, महिलाओं ने और नियति ने उनको ये मौका दिया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर चाहेगी कि हम उन पर इम्पोज कर दे किसी को, तो मुझे लगता है कि वो नहीं मानेंगे। मतलब इस बार जो मजबूत नीतीश कुमार है, तो इस बार वो अपने स्टाइल में अब बीजेपी पे भी हावी होने की कोशिश करेंगे, चाहे डिप्टी एग्जैक्टली, सीएम का मसला हो, चाहे मंत्रिमंडल का मसला किसी भी चीज, पॉलिसीज का हो, किसी भी चीज का हो। और नीतीश कुमार आमतौर पे ये मैसेज देने में सफल रहे हैं कि सरकार मैं ही चलाता हूँ। इधर कुछ दिनों से मीडिया के जरिए, कुछ नेताओं के जरिए, उन्हीं के कुछ नेताओं के जरिए ये भाजपा ने कोशिश की कि उनको कमजोर दिखाया जाए, उनको थोड़ा क्या कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक तौर पे अस्वस्थ दिखाया जाए। बावजूद इस सब के जो फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से उभर कर निकल कर आए हैं नीतीश कुमार, दैट इज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। और बिहार यही है, यही खासियत है बिहार की। तो क्या ये माना जाए कि जिन नेताओं के सहारे बीजेपी खेला करने की कोशिश कर रही थी नीतीश कुमार, अब उनके उसी तरह दिन से बदले, उनको उसी उनके तरह दिन से बदले। किनारे कर देगी?
जैसे आरसीपी सिंह को कर दिया था। नीतीश कुमार इस मामले में बड़ा क्रूएल है। जो आदमी जॉर्ज फर्नांडिस तक को सबक सिखा सकता है, शरद यादव तक को सबक सिखा सकता है, उनके लिए ये लोग क्या है, मतलब आप भी समझ रहे हैं, मैं क्या नाम लूं। अच्छा एक बात, एनडीए गठबंधन जो इतनी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है, शुरुआती दौर में बीजेपी ने एक मीटिंग की थी दिल्ली में जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 225 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। फिर तब हम लोग कह रहे थे कि भाई 18 सीटें क्यों छोड़ रहे हो विपक्षी गठबंधन के लिए, उसको भी ले ही लो। फिर नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए चुनावी सभाओं में कि एनडीए गठबंधन इस बार सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला है। सबसे बड़ी जीत क्योंकि इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, तो 206 से ज्यादा। अमित शाह तमाम इंटरव्यू में कहते रहे कि एनडीए गठबंधन सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला है। बीजेपी के जो बड़े नेता है, नीतीश सरकार में मंत्री है नितिन नवीन, कल वो मुख्य सचिव से मिले और आज वो भी 200 प्लस का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये उस तरफ बढ़ता है तो कौन से 3 कारण आपको लगते हैं कि इतनी बड़ी जीत एनडीए गठबंधन को हासिल हुई है? तो 3 कारण है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नीतीश कोई कुमार की मोदी नहीं, नीतियां, कोई अमित शाह नीतीश नहीं। कुमार की नीतियां, नीतीश कुमार की नीतियां। इसमें भाजपा अच्छा। की कोई भूमिका नहीं है। और एक आप अगर एडिशनल जोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का अति आत्मविश्वास और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके सलाहकार, तो उनको अब ये सीख लेना चाहिए कि इस देश की बड़ी बड़ी रियासतें अपने सलाहकारों के कारण डूबी है। तो सलाह देने वालों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, थोड़ा उसको अपना दिमाग भी लगाए। अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं तो सलाहकार बदल लें। नहीं, हम उसी पे आ रहा हूँ। आपने तीन कहा कारण आपने पूछे, वो तेज, 3 कारण यही है, नीतीश नीतीश नीतीश। अब हम विपक्ष पे आ जाते हैं। आपने तेजस्वी यादव का अति आत्मविश्वास तो बता दिया, लेकिन इतनी शर्मनाक पराजय, इतनी बुरी पराजय, पिछली बार भी 125 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थी, यानी बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा, और विपक्षी गठबंधन के पास 110 सीटें आई थी। इस बार तो नजर ही नहीं आ रहा कि कहां है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे विकट स्थिति यह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रहे हैं। इतनी बुरी हार, और कांग्रेस पार्टी तो चिराग पासवान से भी नीचे जा रही है, जबकि चिराग से लगभग दोगुने से भी ज्यादा सीटों पर वो लड़ी थी। तो इतनी बुरी शर्मनाक हार के लिए सबसे बड़े 3 कारण, तेजस्वी यादव के अति आत्मविश्वास, सलाहकार और अहंकार को छोड़ दे तो और कौन से 3 कारण आपको नजर आते हैं? बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, चौपाई मुझे याद नहीं, अर्थ उसका यही है कि माता पिता और गुरु, 3 की बात बिना किसी बहस के मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों आपके शुभ के लिए बोलते हैं। और मुझे लगता है कि वो माता पिता गुरु की बात को उस हिसाब से नहीं मान रहे हैं। इस पूरे चुनाव में लालू जी की भूमिका, राबड़ी जी की भूमिका क्या है, उनके भाई की भूमिका क्या है, उनके अगर मीसा जी की बात हटा दे तो आपको रोहिणी आचार्य की भूमिका क्या है, ये सब लोग जानते हैं। और इसका सीधा वो एक असर ये है कि आप परिवार में एकजुटता नहीं रख पाए, परिवार के लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए, तो उसका एक असर तो होगा ही। दूसरा जो आप कारण ढूंढना चाह रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो है कि बिहार में, ये सिर्फ आरजेडी में नहीं है, या मैं मानता हूं कि जेडीयू इससे बची हुई है, लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिन पर खुलेआम टिकट बेचने के आरोप लगते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पता नहीं 4.5 साल, 4 साल 11 महीने कहाँ रहते हैं, और चुनाव के अंतिम महीने में पैसे लेकर जाते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर आते हैं। तो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट थे, जैसे मैं आरजेडी में एक कैंडिडेट का नाम भी लेना चाहूंगा, परिहार से रितु जायसवाल। ठीक है, उनको तो मौका मिला, वो बहुत कम मार्जिन से हारी थी, 1000 वोट से हारी थी पिछला विधानसभा चुनाव, लेकिन वो एक फेस थी पढ़े लिखे समझदार नेता की, सीतामढ़ी के परिहार से। आपने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ रही है, हालांकि वो शायद हार रही है। तो मुझे ये लगता है कि और भी बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं। देखिए, एक परसेप्शन भी बना, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो टिकट आपने दिया, अब वो जीत जाए ये अलग बात है,
लेकिन उसका जो इमेज है उसका असर अन्य सीटों पर भी पड़ेगा कि भाई आप 2025 में आकर के 90 वाले स्टाइल में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सोचकर कि ये सीट हम जीत जाएंगे। खुद तेजस्वी यादव ने जिस परिवार का बहिष्कार किया था और जिस परिवार को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था, आप उनको बुलाकर सम्मान के साथ टोपी पहना कर टिकट दे रहे हैं। तो अब आपने परिहार का जिक्र किया तो मैं बता दूं, गायत्री देवी भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए भी थी। वो दूसरे राउंड के बाद 4,543 वोट से आगे चल रही हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल के स्मिता गुप्ता जो उम्मीदवार थी, वो भी महिला उम्मीदवार थी, यहाँ महिलाओं की टक्कर थी। उन वो जो है वो 4,543 वोट से पीछे चल रही हैं। और रितु जायसवाल को सिर्फ 3,103 वोट मिले, हालांकि तीसरे नंबर पे चल रही है। यहाँ जन स्वराज पार्टी जो है वो चौथे नंबर पे 304 वोटों के साथ, और आम आदमी पार्टी 130 वोटों के साथ पांचवें नंबर पे चल रही है। तो यहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही एक तरह से जिताने में एक भूमिका जो है वो रितु जायसवाल निभाती हुई नजर आ रही है। और एक सबसे आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार अब दर्शकों के पास आते रहेंगे, तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव अपना विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए थे, लालू यादव पॉलिटिकल आदमी, लेकिन राबड़ी देवी कैसे रिएक्ट करेंगी, रोहिणी आचार्य कैसे रिएक्ट करेंगी, तेज प्रताप की बाकी बहनें कैसे रिएक्ट करेंगी, अगर वो अपना भी विधानसभा चुनाव तेज प्रताप हार जाएंगे और इसमें आरजेडी के उम्मीदवार की तेजस्वी यादव की भूमिका होगी, तो क्या यादव परिवार एक बड़े बिखराव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं तेज प्रताप जी थोड़े शॉर्ट टेम्परामेंट वाले आदमी है, तो उनका रिएक्शन थोड़ा वो ओवर रिएक्ट करेंगे इस पर, और इसका असर तेजस्वी यादव के लीडरशिप पर भी पड़ेगा। वो मुझे लगता है अगर वो हारते हैं और जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, अगर उस तरह का रिजल्ट शाम तक इंटैक्ट होता है रहता है, तो सीधे सीधे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के लीडरशिप पर सवाल खड़ा करेंगे कि भाई आप कहाँ हैं। तो ये जो टंटा बखेड़ा खड़ा हुआ है परिवार के भीतर, ये थोड़ा लंबा चलेगा और मुझे लगता है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा। कुछ लालू जी इंटरवेन करेंगे उसके बाद, और अच्छे से शायद इंटरवेन करें, और अभी वो नहीं कर पा रहे थे, ये बिल्कुल तय बात है। ये खबर है, पक्की खबर है कि अभी वो इंटरवेन नहीं कर पा रहे थे तेजस्वी जी की वजह से, वो सारी कमान उनके हाथ में थी। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है वो, और अगर महुआ से वो हारते हैं तो फिर सारे लोग इंटरवेन करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ईश्वर उनको धैर्य और सद्बुद्धि दे कि वो माता पिता और गुरु की बात को सुने, माने, समझे और फिर आगे बढ़े। अभी कम उम्र है तो हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई। और आपका, मैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच के भी तमाम दर्शकों को कहूंगा कि हम आज दिन भर लगातार इस तरह की चर्चा लेकर आते रहेंगे। फाइनल रिजल्ट के बाद भी हम आपके सामने आएंगे। तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए, और आज दिन भर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार शशि जी।